हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 23 फरवरी 2024 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि दुनिया में सबसे बड़ी घंटी कौन से शहर में स्थित है। तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, आई एम वेरी श्योर आप में से कई लोग इसे पहली बार देख रहे होंगे। और ये स्थित कहाँ पर है? ये है मॉस्को में स्थित। मॉस्को कैपिटल है रशिया की। अब इस बेल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो बेल है, इसको 1730 के दशक में बनाया गया था। और उस टाइम पर यहाँ पर जो रानी हुआ करती थी, इनका नाम था एना एनोरवा। क्या नाम है? एना एनोरवा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस बेल का वजन, इसका जो वजन है, ये 2,02,000 किलो है। कितना? 2,02,000 किलो। मतलब अगर टन में बात करें तो करीब 200 टन की ये बेल है, जिसको उस टाइम पर स्थापित किया गया था। पहले ऐसे 3 स्टूडेंट जिन्होंने सही आंसर दिया है। एक तो कीर्ति हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है। दूसरा एक कोई स्टूडेंट है, इन्होंने आईडी बनाई हुई है सनशाइन के नाम से, तो इन्होंने भी सही आंसर दिया था। और तीसरे जो स्टूडेंट हैं, इनका नाम है रमन। ओके। बाकी और भी सभी स्टूडेंट जिन्होंने मॉस्को बोला है, उन सभी का आंसर सही है। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कौन सा शहर है जहां पर रायसेना डायलॉग का नवा संस्करण आयोजित किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी ने रायसेना डायलॉग का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जहां पर मौजूद है, दरअसल वही रायसेना हिल कहलाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि नई दिल्ली का वो वाला हिस्सा जहां पर प्रेसिडेंट हाउस है, जहां पर पार्लियामेंट है, वो सब रायसेना पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। इस वजह से इसका नाम रायसेना डायलॉग रखा गया है। अब इसके अंदर बात करते हैं हुआ क्या। रायसाइना डायलॉग में भारत और ग्रीस के बीच में कई सारे पैक्ट साइन हुए हैं। और इसका जो मेन थीम थी, ये थीम काफी इंटरेस्टिंग रही। मैं आपको बता देता हूँ। चतुरंग, पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चतुरंग। ठीक है। अब चतुरंग का मतलब है चार अलग अलग क्षेत्र जहां पर कहीं ना कहीं फोकस करेगा भारत और ग्रीस। पहली चीज तो हमें क्रिएट पर ध्यान देना है, क्रिएटिविटी। दूसरा हो गया कॉन्टेस्ट। ठीक है। तीसरी चीज हो गई कन्फ्लिक्ट्स पर हमें ध्यान देना है। और चौथी चीज हो गई कॉरपोरेट। ठीक है। तो ये चार फोकस एरिया होंगे भारत और ग्रीस के बीच में। इस डायलॉग के अंतर्गत ट्रेड को आगे बढ़ाने की भी बात कही गई। हाल ही में जापान के द्वारा भारत के अंदर 9 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कितनी धनराशि का वादा किया गया है? तो जापान सरकार ने वादा किया है 232.2 बिलियन येन इन्वेस्ट करने का भारत में। और यहाँ पर अगर बात करें कि किस लिए जापान इसे कमिट कर रहा है, तो भारत के अंदर कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिसके अंदर जापान इन्वेस्ट करने वाला है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन्स जितने भी हो गए, जैसे कि त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इन सभी क्षेत्रों में जितना भी रोड कॉरिडोर्स हैं, उनके लिए पैसा आवंटित किया गया है। साथ में इतना ही नहीं, पेरिफेरल रिंग रोड जो चेन्नई में बनाया जाएगा, वहां पर भी ये कवर्ड है। हरियाणा के अंदर हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, इसके अलावा अर्बन वाटर सप्लाई के लिए, ओके, नागालैंड और उत्तराखंड जैसे स्थितियों में, राजस्थान के अंदर जो इकोसिस्टम की सर्विसेज हैं उन्हें बढ़ाने के लिए। तो ओवरऑल ये 9 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं जो कि भारत के अंदर अलग अलग राज्यों और अलग अलग क्षेत्रों में सपोर्ट करने के लिए जापान के द्वारा यह धनराशि आवंटित करी गई है। और जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं फुमीदो किशिदा। क्या नाम है इनका? फुमीदो किशिदा। ये कौन सा देश है जो कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलियंस का 119वां मेंबर बन गया है? तो ये देश है माल्टा। माल्टा एक यूरोपियन कंट्री है और माल्टा की कैपिटल है वेलेटा। क्या बोलते हैं इसे? वेलेटा। और इसकी सीमा रेखा इटली से लगती है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसकी जो कोस्टल लाइन है, ये टच करती है भूमध्य सागर को। इंटरनेशनल सोलर अलियंस जिसकी स्थापना साल 2016 में करी गई थी भारत और फ्रांस के साथ मिलकर। आईएसए का हेडक्वार्टर गुरुग्राम है। क्या है? गुरुग्राम, हरियाणा का। और इस टाइम पर देखते ही देखते एक करीब 120 देश दुनिया के ऐसे हैं जो कि आईएसए को ज्वाइन कर चुके हैं। इंटरनेशनल सोलर अलियंस का मेन उद्देश्य यह है कि हमें जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, जैसे कि पेट्रोल वगैरह, ईंधन वगैरह हो गए, पेट्रोल डीजल, ठीक है, इन सभी पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करते हुए जाना है और रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि विंड एनर्जी हो गई,
या फिर सोलर एनर्जीज हो गई, इन पर हमें ध्यान देना है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये दिवस हर वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी जो शुरुआत है ये 1999 में करी गई थी और यूनेस्को के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन यूनेस्को ने, आपको पता है कौन से देश के एक तरीके से आप बोल सकते हो कौन से देश के इनिशिएशन पर इसको लॉन्च किया था? तो ये था बांग्लादेश। पहली बार बांग्लादेश ने यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया था कि हर एक देश को मदर लैंग्वेज डे मनाना चाहिए, मतलब अपना मातृभाषा दिवस मनाना चाहिए। और जिसको वहां पर सभी देशों ने सपोर्ट किया और 1999 से हर वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। यूनेस्को की स्थापना 1945 में करी गई थी और इसके प्रेसिडेंट हैं एंड्रू अजूले। कौन है? एंड्रू अजूले। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है फाली नरिमन। अभी हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। फाली नरिमन कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर रह चुके थे। और अपार्ट फ्रॉम दिस आपको बता दूं ये करीब 1972 से लेकर 75 तक, और 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो 1972 से 75 तक ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी हुआ करते थे भारत के। लेकिन उसके बाद आपातकालीन स्थिति हो जाने के बाद 1975 में ही इन्होंने त्यागपत्र अपना दे दिया था। इतना ही नहीं, 1999 में ये राज्यसभा के मेंबर के रूप में भी नॉमिनेट किए गए राष्ट्रपति के द्वारा। तो 99 से लेकर साल 2005 तक ये राज्यसभा के मेंबर भी रहे। और अपार्ट फ्रॉम दिस सीनियर एडवोकेट तो ये सुप्रीम कोर्ट में रहे ही रहे 1971 तक। और 1991 में इनको भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और साल 2007 में इनको भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। हाल ही में आयोजित किए गए एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो इस बार भारत ने टोटल 4 मेडल जीते हैं। अब ये 4 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन कौन है? पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, 4 में से 3 गोल्ड जीते हैं भारत ने और एक जो है ये सिल्वर जीता है। जो पहला गोल्ड जीता है, ठीक है, ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है ज्योति याराजी। क्या नाम है? ज्योति याराजी। इन्होंने 60 मीटर हर्डल में गोल्ड जीता है। इसके अलावा ये जो आपको खिलाड़ी दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है हरमिलन बांस। इन्होंने 1500 मीटर इवेंट में गोल्ड जीता है। और ये जो आपको खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, इनका पूरा नाम है तेजिंदर पाल सिंह तूर। ठीक है, इन्होंने शॉटपुट में गोल्ड जीता है। तो ये तो 3 खिलाड़ी हो गए गोल्ड वाले। इसके अलावा जो एक सिल्वर जीतने वाली खिलाड़ी हैं, इनका नाम है अंकिता ध्यानी। क्या नाम है? अंकिता ध्यानी। इन्होंने 3000 मीटर इवेंट में भारत के लिए सिल्वर जीता है। इस बार के जो एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसका आयोजन ईरान की कैपिटल तेहरान में किया गया। 17 फरवरी से ये इवेंट शुरू हुए थे और 19 फरवरी तक चले हैं। नंबर 1 पे कौन सा देश रहा? टॉप किया है इस बार चाइना ने। चाइना ने टोटल 8 गोल्ड जीते हैं। दूसरे नंबर पे कौन सा देश रहा? ये रहा जापान, जिसने 4 गोल्ड जीते हैं। और तीसरे नंबर पे जो देश रहा है, ये रहा है तजिकिस्तान। इन्होंने भी 4 गोल्ड जीते हुए हैं। भारत की कौन सी रैंकिंग रही? तो भारत का 5वां स्थान रहा है इसमें। ये कौन सी कंपनी है जो कि हनुमान नाम का एक चैट जीपीटी एआई सर्विस इंटरफेस लॉन्च करने जा रही है? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और रिलायंस इसके लिए कई आईआईटीज की मदद ले रही है, स्पेशली आईआईटी बॉम्बे यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हो ना, चैट जीपीटी स्पेशली सबसे पहले गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया और अभी उसके बाद फेसबुक भी अपना लॉन्च कर चुका है चैट जीपीटी। तो अब रिलायंस भी बहुत ही जल्द लॉन्च करने जा रहा है। और इसमें रिलायंस का जो जियो इन्फोकॉम है, वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। हाल ही में एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है शांति प्रयास भाग 4। ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो शांति प्रयास मिलिट्री एक्सरसाइज नेपाल के अंदर काठमांडू में आयोजित करी जा रही है। इसमें टोटल 19 देश हिस्सा ले रहे हैं। और स्पेशली अगर बात करें हमारे पड़ोसी देशों में, तो बांग्लादेश भी हिस्सा ले रहा है, पाकिस्तान भी हिस्सा ले रहा है। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये एक्सरसाइज 20 फरवरी से शुरू हो गई है और इसका जो समापन होगा ये 4 मार्च तक होगा। और टोटल अगर बात करी जाए तो करीब करीब 1150 सोल्जर यहाँ पर हिस्सा लेने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। काफी बड़े लेवल पर इसको आयोजित किया जा रहा है। और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। कौन है? पुष्प कमल दहल।
और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये हैं रामचंद्र पौडेल। तो आप दोनों का नाम ध्यान रखें, पिछले साल ही दोनों का अपॉइंटमेंट हुआ है। 2024 के लिए फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? और इन्होंने एक फोटो खींची है, इसका नाम रखा गया है वेल बोन्स। तो ये पिक्चर के बारे में आपको बता देता हूँ। इस पिक्चर में आप देख रहे हो, ये दिखाया गया है कि एक गोताखोर है। ये गोताखोर समुद्र के अंदर स्कूबा डाइव करके, ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है ये वेल मछली की हड्डियां हैं, ठीक है। तो इस फोटो को लिया गया है किसके द्वारा? एलेक्स डॉसन के द्वारा। किसके द्वारा? एलेक्स डॉसन। और ये स्वीडन के एक फोटोग्राफर हैं। और हर साल ये इवेंट आयोजित किया जाता है जिसमें कि दुनिया भर के बहुत सारे फोटोग्राफर हिस्सा लेते हैं। इस बार दुनिया भर से 6,500 फोटोग्राफर्स ने हिस्सा लिया था। उसमें से बेस्ट फोटो ये चुनी गई है। भारत और ग्रीस ने, अभी मैंने आपको बताया था कि भारत और ग्रीस के बीच में कई सारे पैक्ट साइन हुए हैं, ठीक है। और ग्रीस के प्रधानमंत्री भी भारत आए हुए हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री, इनका नाम क्या है आपको पता है? इनका नाम है कायरियाकोस। यहाँ पर मैं बताता हूँ, कायरियाकोस मित्सोताकिस। मित्सोताकिस, कायरियाकोस मित्सोताकिस, ठीक है। और इनके और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच में वार्ता हुई है। और भारत और ग्रीस दोनों एक साथ मिलकर अपना जो व्यापार है इसको दुगना करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए टारगेट लेकर चल रहे हैं 2030 तक का, 2030 तक। और इसमें कई सारे व्यापार में चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि डिफेंस सेक्टर में हमें ट्रेड को बढ़ाना है, एग्रीकल्चर में बढ़ाना है, फार्मास्यूटिकल हो गया, शिपिंग कॉरपोरेशन हो गया, मैरीटाइम हो गया, एयर कनेक्टिविटी, स्पेस एंड कम्युनिकेशन। ये कई सारे क्षेत्र हैं जिनको मिलाकर ट्रेड को हमें दुगना करना है 2030 तक। हाल ही में ये कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 इवेंट्स में सबसे तेज 10,000 रन बनाने का कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? तो ये हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम। और ऐसा अभी तब हुआ जब पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग आयोजित करी जा रही है। और सुपर लीग में कराची किंग्स और पेशावर जालमी, इन दोनों टीमों के बीच में मैच हो रहा था। और पेशावर जालमी से बाबर आजम खेलते हैं। और इन्होंने वहीं पर यह कीर्तिमान स्थापित कर दिया। बाबर आजम ने इस कीर्तिमान को स्थापित करते हुए क्रिस गेल हो गए, विराट कोहली हो गए और डेविड वार्नर हो गए, ऐसे धुरंधर खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया है। मैं आपको बता दूं, डेविड वार्नर ने सबसे तेज 10,000 रन बनाए थे 303 इनिंग्स में। विराट कोहली ने 10,000 रन बनाने में 299 इनिंग्स ली। और क्रिस गेल ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा था, 285 इनिंग्स में इन्होंने 10,000 रन बनाए थे। लेकिन बाबर आजम ने 271 इनिंग्स में ही 10,000 रन बना दिए हैं। हाल ही में समक्का सरलम्मा उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये उत्सव तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। और ये काफी बड़े लेवल का ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। इसमें प्रमुख जनजातियां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हिस्सा लेती हैं। अब देखिए यहाँ पर समक्का सरलम्मा है क्या? जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं यहाँ की, वो इन्हें देवियां मानते हैं। ये देवियों के नाम है समक्का सरलम्मा, ठीक है। और इसमें इन देवियों को याद किया जाता है जो कि कहीं ना कहीं उनके उस टाइम के प्राचीन काल में जो अन्यायी शासक हुआ करते थे, जो कि शोषण करते थे ट्राइबल कम्युनिटीज का, तो उनसे उन्हें बचाती थी। इस वजह से इन देवियों को याद किया जाता है जिनका नाम है समक्का सरलम्मा। और इस बार इस बड़े फेस्टिवल के लिए तेलंगाना सरकार ने 105 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि 2023 में ये कौन से देश का सेंट्रल बैंक है जिसके गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइएगा। कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और मिश्री मोदक सीरीज सुबह 10 बजे चल रही है, डेली उसमें क्लास होती है यूट्यूब में, आप उसे देखना ना भूला करिए। 2024 के सभी एग्जाम्स के लिए आप मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में एग्जाम इंजन का भी डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप इस ऐप के अंदर मेरा ये बैच अवेल कर सकते हैं। इस बैच के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, इनके मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़े हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में ना पूछे जाते हों। हर एक टॉपिक को मैंने यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरती और आसान तरीके से कवर किया है। वन लाइनर का क्रैश कोर्स भी इसमें मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज भी कवर किए हुए हैं। डेमो क्लास अवेलेबल हैं, जब आप फोल्डर के अंदर जाके देखेंगे तो 3 से 4 डेमो क्लासेस हैं जो कि आप इसमें ले सकते हैं। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।